हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम 11th में बैलेंस शीट बनाते आए हैं, तो 11th की बैलेंस शीट बहुत ही नॉर्मली होती थी और सबसे बड़ी बात वो वर्टिकल फॉर्म में होती थी। जैसे कि देखो, वो इस फॉर्म में बनती थी कि मतलब यहाँ पर आ गया लाइबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट आ गई, यहाँ पर एसेट आ गई और यहाँ पर भी अमाउंट आ गई और ऊपर डाल दिया बैलेंस शीट। तो इस फॉर्म में हम नॉर्मली बैलेंस शीट को स्टडी करते आए हैं, लेकिन आज हम कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे और कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। देखो, ये सबसे पहले इसमें कॉलम डालते हैं पार्टिकुलर का, फिर नॉट नंबर का, फिर डालते हैं करेंट पीरियड की जो फिगर होती है, फिर प्रीवियस पीरियड की जो फिगर होती है, और यहाँ पर डालते हैं नेम ऑफ द कंपनी और जिस तारीख को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो डालते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें मैं आपको हर बात का मीनिंग भी बताऊंगी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जैसा कि आप जानते हो कि लाइबिलिटी क्या होती है कि जो हमने दूसरों को पे करनी होती है। इक्विटी, अब इसमें सबसे पहला क्या आ जाता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल। तो देखो, शेयर कैपिटल 2 टाइप की हो सकती है। सबसे बड़ी बात, शेयर कैपिटल होती क्या है, जो शेयर को इशू करने से कैपिटल आती है, शेयर को इशू करने से पैसे आते हैं। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी करा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर को इशू करने से जो कैपिटल आती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर को इशू करने से जो आती है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड नंबर पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें रिजर्व कई सारे होते हैं तो वो आ जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, और इसके अलावा कई सारे रिजर्व बनाए जाते हैं कंपनी में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। तो जो भी रिजर्व होते हैं वो सारी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये ओनली बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दे रखी होती है टर्म, लेकिन ये कभी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं कि मनी जो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट मिलती है। अब हम समझेंगे कि शेयर वारंट होता क्या है। वैसे ये काम का नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम इसे समझ लेते हैं कि शेयर वारंट होता क्या है। कि देखो, एक शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, तो जब शेयर फुली पेड हो जाते हैं, मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ ही उस पर मिल गए, फुली पेड हो गया शेयर कि मतलब जितने का शेयर है उस पर वही पूरी अमाउंट मिल गई है। 10 रुपीज़ के शेयर पे 10 रुपीज़ मिल गए, तो शेयर फुली पेड हो जाता है। तो जब शेयर फुली पेड हो जाते हैं तो कंपनी शेयर होल्डर को ऑप्शन दे देती है कि आप चाहते हैं तो अपने शेयर को स्टॉक में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। जिन शेयर होल्डर को मतलब करवाना होता है तो वो कंपनी पे एप्लीकेशन भेज देते हैं और वो अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करवा लेते हैं। और जब शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जैसे शेयर खरीदने पर शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने पर शेयर वारंट सर्टिफिकेट मिलता है। बस ये होती है ये टर्म। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी नॉर्मली वैसे लिखी रहती है, भी कुछ नहीं होती है, बस इस फॉर्मेट में यूज़ होती है। इसके बाद आते हैं नॉन ग्रांट लाइबिलिटी। नॉन ग्रांट लाइबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो फिक्स होती है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कोई भी लॉन्ग टर्म लोन आ जाएंगे, जैसे डिबेंचर आ जाएंगे, कहीं से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मॉर्टेज पे लोन लिया है, बड़े बड़े लोन आ जाते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है कि जब हम कम टैक्स पे करते हैं बट हमें पूरा टैक्स पे करना चाहिए, तो हमें बाकी का भी टैक्स पे करना होता है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। वो भी नॉन ग्रांट लाइबिलिटी, क्योंकि डेफर्ड का मतलब होता है जो आगे आने वाले टाइम के लिए होती है। जैसे हम मान लो एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करते हैं, तो ये खर्चा एक बार थोड़ा ना, आज भी हम टीवी रेडियो में पुरानी 10 साल पुरानी, क्या इससे भी ज़्यादा पुरानी ऐड देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग आगे बहुत टाइम तक चलती है, तो वो होती है डेफर्ड। तो ऐसी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है, इसलिए भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए है। हमने कोई प्लांटर मशीनरी क्रेडिट पे लिया है, कोई क्रेडिट परचेज करा है, कुछ भी आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, कि अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविज़न बना रखा है वो आ जाएगा। फिर आती है करेंट लाइबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ओनली 1 ईयर के लिए होती है। सबसे पहले आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो ओनली 1 ईयर के लिए होती है। कोई भी हमने 1 ईयर के लिए लोन बोरो किया तो वो इस फिगर में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है BR, बिल रिसीवेबल, कि जब हम बिल के थ्रू कुछ क्रेडिट परचेज करते हैं, क्योंकि हमने बिल के थ्रू कुछ क्रेडिट परचेज किया बट पेमेंट तो उसे करनी पड़ेगी, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, बिल पेबल और ट्रेड पेबल जो भी होते हैं।
कि हमने जब क्रेडिट परचेज करा होता है तो ये क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। इसके अलावा कोई भी करंट लायबिलिटी इसमें आ जाएगी, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बना रखा है वो आ जाएगा, फिर हम इसका टोटल कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एसेट के फॉर्मेट पे। तो एसेट में सबसे पहले क्या आ जाती है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होती है, एक ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ये कई पार्ट में डिवाइड होती है। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का जैसे आप 11th में भी स्टडी कर चुके होगे, इसके मीनिंग से समझ रहे होगे। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट होती है प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको सी टच किया जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट जिसको सी एंड टच नहीं किया जा सकता, ओनली इंटेंजिबल, ओनली मतलब इन्हें फील किया जा सकता है। जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो वही किस में आएगी, इस फिगर में आ जाएगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो वर्क अभी चल रहा है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कि अभी इंटेंजिबल एसेट पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है, अभी हो रही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेफर्ड टैक्स ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ये भी, कि हम जब एक्सेस टैक्स पे कर देते हैं कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, कि जब हम लोन देते हैं, क्योंकि लोन लेंगे तो वो तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, वो तो हमारी लाइबिलिटी बनेगा। तो जब हम लोन किसी को देते हैं तो वो इसमें आ जाएगा, कोई भी नॉन करंट एसेट आ जाएगी। फिर आती है करंट एसेट, इसमें सबसे पहले आती है करंट इन्वेस्टमेंट, कि नॉर्मली 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आती है इन्वेंट्री, कोई गुड्स का स्टॉक वगैरह पड़ा है। ट्रेड रिसेबल, कि हमने कोई क्रेडिट सेल करी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, कि कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है। शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएंगे। इसके बाद कोई भी करंट एसेट आ जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। करंट एसेट में भी जो भी क्वेश्चन में दे रखा होता है, जो भी मतलब क्वेश्चन में फिगर दे रखी होती है। करंट एसेट तो बहुत सारी होती है, जैसे प्रीमियमरी एक्सपेंसेस हो गए, शेयर इशू करने पर एक्सपेंसेस दिए हैं वो हो गए। और इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें मतलब कुछ भी इवेंट वगैरह आ जाते हैं, तो ये होती है। तो इस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। आप इसका फॉर्मेट को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और टर्म आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कि आपने 11th में नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस को इसकी तरह ही बनाया होगा। ऐसे बनाया होगा कि P&L अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर आपने पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी डाला होगा पार्टिकुलर अमाउंट। लेकिन कंपनी का ये भी अलग होता है, मगर कंपनी का ये बहुत ईजी होता है। देखो जैसा कि इसमें हम नाम डाल सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जिस भी कंपनी का बना रहे हैं और जिस भी ईयर के लिए बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले पार्टिकुलर आ जाता है, नोट नंबर, करंट ईयर की फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर। देखो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका दूसरा नाम होता है नेट सेल, टोटल सेल, कि बिजनेस ने अपने 1 अप्रैल तो 31 मार्च का जो भी करंट ईयर चलता है, फर्स्ट उस साल कितनी सेल करी है, कितना रिवेन्यू जनरेट करा है। तो यहाँ पर आ जाती है नेट सेल। इसमें क्या ऐड कर देते हैं, अदर इनकम। अदर इनकम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो ऐड कर देते हैं जो भी कंपनी को इनकम होती है। अब इन दोनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद आ जाता है टोटल रिवेन्यू। फिर इसमें से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल कंज्यूम करा है, कितना स्टॉक खरीदा है, इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ है, बढ़ी है, घटी है। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, के एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे उनका हेल्थ का इंश्योरेंस पे कर देना, उनकी फैमिली के लिए फैसिलिटी देना, ट्रैवलिंग फैसिलिटी देना, बहुत सारे खर्चे करती है कई कंपनी। इसके बाद आ जाती है कि फाइनेंस कॉस्ट, की फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है, कहीं से लोन वगैरह बोरो किया तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन आ जाता है, जो वियर एंड टियर होता है एसेट में। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आते हैं, जो अमोर्टाइजेशन करने पर होते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम इन एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी बहुत ईजी होता है, और इसमें से सिंपली टैक्स को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। मेनली कंपनी के 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, बैलेंस शीट जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, जो हमने अभी स्टडी करी है, बहुत ही सिंपल होती है। और इसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जो भी बहुत ही सिंपल होता है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।